हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं निधि के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें हम ये क्लियर करेंगे कि क्यों हमें निधि कंपनी ही इनिशियल स्टेज पर रजिस्टर करना चाहिए कंपैरेटिवली एनबीएफसी। इसमें हम 6 रीज़न के बारे में आज बात करेंगे कि 6 रीज़न कौन कौन से हैं कि हमें एनबीएफसी ही इनिशियल स्टेज के ऊपर रजिस्टर करना चाहिए कंपैरेटिवली एनबीएफसी। तो जो सबसे फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ अ कैपिटल। फर्स्ट रीज़न कैपिटल है कि कैपिटल अगर हम एनबीएफसी में बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे कंपनी एनबीएफसी को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल का नीड होता है कि 2 करोड़ रुपए से ही हम एनबीएफसी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी 2 करोड़ कैपिटल हम एनबीएफसी को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी ओर बात करें निधि कंपनी के बारे में तो निधि कंपनी हमारी 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकती है। मींस कि अगर पेड अप कैपिटल निधि कंपनी के 5 लाख रुपीज़ है तो निधि कंपनी एक लीगली बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई अप्रूवल भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनबीएफसी को स्टार्ट करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी है। विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ आरबीआई हम एनबीएफसी स्टार्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी अपने लोन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। और रही बात दूसरी ओर निधि कंपनी के बारे में तो निधि कंपनी को आरबीआई से स्पेशल एग्जेम्पशन है कि निधि कंपनी विदाउट एनी आरबीआई अप्रूवल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। वो अपना डिपॉजिट भी ले सकते हैं अपने मेंबर से और अपने मेंबर्स को लोन भी दे सकती है। तीसरा जो रीज़न है दैट इज़ कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज निधि कंपनी में अगर हम कंप्लायंस की बात करें तो इसका जो लाइसेंस होता है वो आरओसी से होता है, तो आरओसी के ही इसको कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। प्लस आपका जो ऑडिटिंग है एंड आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं ये इसमें एड ऑन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी की तो एनबीएफसी में जो कंप्लायंस है वो ज़्यादा है क्योंकि एक तो कंपनी आपका रजिस्टर्ड होता है अंडर आरओसी, प्लस आपके पास आरबीआई लाइसेंस भी होता है एनबीएफसी में। तो दोनों में क्या होता है कि एनबीएफसी में क्या होता है कि आपको आरओसी के रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, आरओसी कंप्लायंस तो फॉलो करने ही करने हैं, प्लस आपको जो आरबीआई के रूल रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। उनकी भी टाइमली जो रिटर्न्स हैं जो कंप्लायंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के टोटली आपका एनबीएफसी में कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के एनबीएफसी में आपके कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली निधि। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। निधि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कम है कंपेरेटिवली एनबीएफसी, क्योंकि ऑब्वियसली एनबीएफसी का जो कैपिटल है वो 2 करोड़ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका जो स्टैम्प ड्यूटी है गवर्नमेंट का वो भी ज़्यादा लगता है और इसका जो आरबीआई फी है वो भी ज़्यादा है। और निधि कंपनी कम अमाउंट से स्टार्ट हो सकती है क्योंकि उसमें एक तो आरबीआई का अप्रूवल नीड नहीं होता और आरबीआई अप्रूवल जब नीड होता ही नहीं है तो उसका पेमेंट लगता ही नहीं है। दूसरा ये 5 लाख से स्टार्ट हो जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी भी इसका कम लगता है कंपेरेटिवली एनबीएफसी। 5वां पॉइंट है डिपॉजिट फैसिलिटी। बेसिकली निधि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है बट ये फैसिलिटी एनबीएफसी में नहीं होती। एनबीएफसी किसी भी पर्सन से डिपॉजिट नहीं ले सकती, वो सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम रेट ऑफ डिपॉजिट्स। ऑब्वियसली जब निधि कंपनी डिपॉजिट ले सकती है तो वो अपने मेंबर्स को एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे सकती है, बट ऑन द अदर हैंड एनबीएफसी जब डिपॉजिट ले ही नहीं सकती तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने मेंबर्स को नहीं दे सकती। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कीप सपोर्ट।